इज़राइल मिस्र के नियंत्रण में है। एक तरफ मिस्र है, एक 3 तरफ से घिरा हुआ है इज़राइल ने। तो ये ज़मीनी विवाद लगभग चलता आ रहा है। 6 से 10 किलोमीटर ये पट्टी चौड़ी है और लगभग 45 किलोमीटर लंबी है। तो ये विवाद आज का नहीं है, ये विवाद बहुत पुराना है। गांजा पट्टी का इतिहास अगर इतिहास में पढ़ते हैं तो 1948 से चालू हो जाता है कि 1948 में इज़राइल के निर्माण के साथ इसका इतिहास शुरू होता है। संपूर्ण इतिहास में इज़राइल की कहानी दोहराई जाती है, इज़राइल ने कैसे इसमें आक्रमण किया, और फिर ये कहानी इनके बीच चली रही है। मिस्र और इज़राइल के बीच में गांजा पट्टी का इतिहास चल ही रहा है। अभी तो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह सभी हुए। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि गांजा जो स्टिप पट्टी है, इसकी चौड़ाई जो है 6 से 10 किलोमीटर है और लंबाई जो है 45 किलोमीटर है। इसके पास कौन सा सागर स्थित है? ये ऑप्शन दिया है भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर या कैस्पियन सागर। तो इसके पास जो स्थित है, जो मिस्र के पास क्षेत्र है, या मिस्र जिस तरफ से आक्रमण करता है वो है भूमध्य सागर। तो इसका आंसर जो है भूमध्य सागर आएगा। भूमध्य सागर के पास में गांजा पट्टी या गांजा स्ट्रिप जो क्षेत्र है वो स्थित है। यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए था। अगला क्वेश्चन 22, निम्नलिखित का सही मिलान कीजिए। अब जो नीचे कुछ स्थान दिए हैं और राज्य दिए हैं, हमें मिलाना है कि वो कौन सा स्थान कौन से राज्य में स्थित है। तो देखेंगे कौन सा राज्य कौन से स्थान का आएगा। पहला है बेलाडीला, और जो बेलाडीला है वो कौन से राज्य में स्थित है। तो बेलाडीला आपको ज्ञात हो कि बेलाडीला जो है वो छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है, और छत्तीसगढ़ में बेलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है ये बेलाडीला। बेलाडीला की खदानें भी पूछा जाता है। अगर जिला पूछेगा तो आपको बताना है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा जिला जो सुकमा के उधर है, नक्सली क्षेत्र उधर आता है दंतेवाड़ा जिला। तो दंतेवाड़ा जिला में ये बेलाडीला स्थित है। इसका फर्स्ट का आंसर हो जाएगा बेलाडीला का छत्तीसगढ़। ये आप मिला लेना किसमें क्या आंसर सही आ रहा है नहीं आ रहा है। बेलाडीला छत्तीसगढ़, दंतेवाड़ा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। फिर है केंदुरझर। जो केंदुरझर है ये कहाँ है? तो केंदुरझर जो है उड़ीसा है, उड़ीसा राज्य में केंदुरझर है। ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही साथ यहाँ पर कुछ खदानें हैं, माइंस वगैरह यहाँ होती है। तो केंदुझर उड़ीसा राज्य में आता है। फिर बालाघाट, बालाघाट तो आप सब जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश में आता है। यहाँ पर मैग्नीज की खदानें भी हैं, यहाँ पर तांबे की खदानें भी हैं, तो आप ये देख सकते हैं। फिर चौथा नंबर है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहाँ पे है? तो ये कर्नाटक में है और ये पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और साथ में यहाँ खदानें भी हैं। तो ये युग्म बिल्कुल सही होता है। बेलाडीला कहाँ आता है? तो बेलाडीला छत्तीसगढ़ में आता है। कुद्रेमुख कहाँ आता है? तो उड़ीसा में आता है, जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है और साथ ही खदानें भी यहाँ पर है। बालाघाट पर्यटन के लिए तो प्रसिद्ध है ही है, साथ में यहाँ खदानें हैं। कुद्रेमुख जो है वो कर्नाटक में है, ये भी यहाँ पर खदानें और साथ ही साथ पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो युग्म है ये बिल्कुल सही है। जिनने लगाया तो अच्छी बात है, नहीं लगाया तो अगली बार के लिए ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23वां नंबर हमारे पास है और 23वां क्वेश्चन कह रहा है कि टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो जिनने पढ़ा तो अच्छी बात है, जिनने नहीं पढ़ा उसके लिए तो बड़ी बुरी बात थी कि आंध्र प्रदेश में ये लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश में ये आता है टाटीपाका तेल रिफाइनरी। और ये कब स्टेबल हुआ, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता तो आपको बताना था 3 सितंबर 3 सितंबर 2001 को ये रिफाइनरी अस्तित्व में आई थी। पहली बार इसे चालू किया गया था और ये आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश की अगर डिस्ट्रिक्ट पूछेगा तो आपको बताना है ईस्ट गोदावरी, है ना, गोदावरी में।
गोदावरी, गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में ये आता है आंध्र प्रदेश की। 3 सितंबर 2001 को ये अस्तित्व में आया और यहाँ पर क्रूड ऑयल, चाहे वो कैरोसिन हो, डीजल हो, ये सब चीज़ों की रिफाइनरी की जाती है। इन सभी चीज़ों को अलग अलग पृथक पृथक किया जाता है। 2001 से ये अस्तित्व में आया है, 3 सितंबर में आया है, स्थित है आंध्र प्रदेश में। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। टाटीपाका तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा अगली बार, तो ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित युग्मों का मिलान करते हुए सही कूट की पहचान करें। अब एक तरफ आपको दिया है जैव आरक्षित क्षेत्र और दूसरी तरफ दिए हैं राज्य, यानी वो राज्य जहाँ पर जैव आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। पशु पक्षियों को पशु पक्षियों के लिए आरक्षित क्षेत्र का निर्धारण किया गया है, उनको मिलाना है। पहला है नौक रेख। तो जो नौक रेख है ये कहाँ आता है, तो नौक रेख कहाँ पे आता है ये आपको बताना था। तो ये नौक रेख आता है मेघालय में। मेघालय ऑप्शन है क्या, हाँ है। तो नौक रेख मेघालय में आता है। ये आपका पूर्व का जिला है, पूर्व का राज्य है। 7 सिस्टर्स के रूप में मेघालय को जाना जाता है। वो पूर्व का, यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए ये राष्ट्रीय उद्यान जो है वो रिजर्व है। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में भारत में नौकरेक जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आरक्षित क्षेत्र है। बायोस्फीयर भी यहाँ पर है। तो ये नौकरेक कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना था ये मेघालय में है। दूसरा है मानस। जो मानस है वो कहाँ पर है, तो मानस आपको बताना था ये असम में है। तो दूसरे का आंसर होता मानस कहाँ पर है, तो मानस असम राज्य में आता है। मानस जैव आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, तो ये असम में आता है, ये आपको बताना था। अगला है सिमलीपाल। अब सिमलीपाल जो है वो कहाँ पर है, तो सिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र सरकार ने उड़ीसा पे बनाया है। उड़ीसा पे ये आता है, तो ये कूट भी बिल्कुल सही था। चौथा नंबर है शेषाचलम। शेषाचलम कहाँ है, तो एक बचा हमारे पास, वो है आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर इसको लगाना था। तो नौकरेक मेघालय, मानस असम, सिमसिपाल हो गया आपका उड़ीसा, और फिर लास्ट बचा शेषाचलम। तो आपको बताना था शेषाचलम आंध्र प्रदेश में है। ये सभी जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है। कुछ क्षेत्र जो हैं आरक्षित कर दिए गए हैं, इसलिए ये आंसर बिल्कुल करेक्ट था। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। 25वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि 25 नंबर क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है भूमिगत ताप के उपयोग का प्रथम सफल प्रयास कहाँ किया गया। जो भूमिगत ताप होता है, ज़मीन का जो तापमान होता है, उसका सबसे पहले सफल प्रयोग कौन से देश ने किया है, ये आपको बताना था। तो ये ऑप्शन लगा हुआ है, करेक्ट लगा है बिल्कुल, क्योंकि ये जो प्रयास हुआ था सबसे पहले यूएसए में ही हुआ था। और यूएसए का जो शहर है बोइजे इहाडो, यूएसए का शहर बोइजे इहाडो, यहाँ पर सबसे पहले 1819, ये पूछ सकता है कब हुआ था, तो 1890 में सबसे पहले भूमिगत ताप का एक नेटवर्क तैयार किया गया था, जिसमें जितने आसपास मकान बने थे, घर बने थे, उसमें गर्म जल की आपूर्ति होती रहे, इसके लिए ये बनाया गया था 1819 में। ये पहली बार भूमिगत ताप का सफल प्रयोग कोई जो शहर हयाडो यूएसए में देखने को मिला था। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और ये संयंत्र जो है अभी भी काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है, अभी भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर ये 25वां नंबर क्वेश्चन हो गया। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे मोलेसिस बेसिन भी कहा जाता है। मोलेसिस बेसिन किसे कहा जाता है, कौन से राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है, आमतौर पे ये पूछा गया है।
कुछ लोग तो मोलिसिस बेसिन से ही नहीं समझेंगे कि वो क्या होगा। तो भैया बेसिन आप समझ लीजिए कि जो नदियाँ होती हैं, अगर कोई नदी है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी बह के आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि कोई एक स्थान से तो पानी आएगा नहीं। इसमें इसके पहले छोटी छोटी धाराओं से, अलग अलग नदियों से, छोटी छोटी जगहों से पानी आएगा और फिर बड़ी मात्रा में पानी बहेगा। तो ये जो पानी आने का क्रम है, या ये जो नदी है, ये नदी का जो बेसिन होगा, ये छोटी छोटी धाराएं होंगी, इसे ही बेसिन कहा जाता है। तो जो बेसिन है कौन सा, मोलिसस बेसिन, मोलिसस बेसिन के रूप में किसे जाना जाता है, कौन से राज्य को जाना जाता है, तो आपको बताना है कि ये जो है मिज़ोरम जो राज्य है, इसे ही मोलिसस बेसिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर माना जाता है कि बहुत समय पहले, यानी लगभग 6000 वर्ष पहले, जो भौगोलिक यहाँ पर कुछ बदलाव हुए, जिसके कारण से जो मिज़ोरम के नीचे की जो प्लेट थी, जिसे यूरोपियन प्लेट कहते हैं, वो यूरोपियन प्लेट खिसक गई अपनी जगह से। इसके कारण यहाँ पर छोटी छोटी जल धाराएं के रूप में पानी इकट्ठा होने लगा। इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कहा जाने लगा, मोलिसस बेसिन कहा जाने लगा। तो आप होपफुली समझ गए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारे 26 क्वेश्चन हो गए। 27 नंबर क्वेश्चन पे आ रहे हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देख रहे हैं कि निम्नलिखित में से पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती। अब आधे से लोग तो कन्फ्यूज़न होंगे कि ये कौन सा आगे तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया। पटल विरूपण का मतलब होता है भूकंप आना, या कहीं पर तालाब था तो पर्वत बन जाना, कहीं पे पर्वत है तो उस जगह नदी बन जाना। तो ये सब प्राकृतिक घटनाएं घटती रहती है, चाहे तो प्लेट विवर्तनी के कारण हो, जनसंख्या के दबाव के कारण हो, या और दूसरी भौगोलिक क्रियाओं के कारण हो। तो वहाँ पर क्या है, पटल विरूपण में क्या आता है, या तो पर्वत बन जाते हैं, या तो भूकंप आता है, या जो प्लेटें होती हैं वो एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाती है। तो देखिए इसमें क्या आ गया, क्या पूछा है कि पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत कौन सी प्रक्रिया नहीं आती है। ये नहीं को अंडरलाइन करो और सीधे देखो कि जो विषमांगी है, विषमांगी नहीं आती है। विषमांगी का मतलब क्या होता है, वह मिश्रण जिसका संगठन एक समान नहीं होता है। वह जैसे कोई एक चीज़ जिसकी हर चीज़ें अलग होती हो, उसे विषमांगी कहेंगे। जिसका मतलब कोई चीज़ समान ना हो, उसे विषमांगी कहेंगे। तो देखो पटल विरूपण के अंतर्गत पर्वतनी की होगी, यानी जहाँ पर नदी तालाब होगा, जब पटल विपणी होती है तो कई बार वहाँ ऊंचा ऊंचा ऐसा पर्वत बन जाते हैं। तो यहाँ पर पर्वत भी बनेंगे पटल विरूपण के में। दूसरा, यहाँ भूकंप भी आएंगे कि जब निर्माण होगा तो यहाँ पर हलचल उत्पन्न होगी और भूकंप भी आएगा, तो ये भी होगा। और प्लेट विवर्तनिकी मतलब जो नीचे ज़मीन के अंदर प्लेट बताई गई है कि हमारा जो पूरा देश और पूरा कहना चाहिए विश्व जो है वो 7 प्लेटों के अंतर्गत में बटा हुआ है। उन प्लेटों जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो खिसक जाती हैं, तो उस खिसकने के कारण भी हैं कि जनसंख्या का दबाव या तो जलवायु का परिवर्तन, कुछ भी हो सकता है, इसके कारण प्लेटें खिसकती हैं। तो वहाँ पर जहाँ नीचा होता है वहाँ ऊपर हो जाता है, जो जो क्षेत्र ऊपर से होता है वो क्षेत्र नीचा हो जाता है। जैसे हमारा हिमालय देख लीजिए कि हिमालय जो था वो पुराने समय में नहीं था, कहते हैं, है ना। हिमालय नहीं था, यहाँ पर टेथिस सागर हुआ करता था। जब प्लेट खिसकी तो प्लेट खिसकने के कारण पे क्या हुआ कि जो जहाँ पर हिमालय बना हुआ है वो हिमालय टेथिस सागर के रूप में था। जब प्लेट खिसकी तो वो हिमालय का रूप ले लिया। तो यही कारण काय में आता है, पटल विरूपण प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, जिसमें निर्माण किस किस का होता है। तो निर्माण होता है पर्वतनी का, पर्वत बन जाता है, या तो भूकंप आते हैं, या तो प्लेट विवर्तनी की होती है, यानी प्लेटें खिसकती हैं। तो ये पटल विरूपण की प्रक्रिया है। इसमें विषमांगी नहीं होती। विषमांगी का मतलब मैंने अभी बताया कि वो मिश्रण जिसमें कोई चीज़ समान ना हो, असमान हो जाए,
उसे हम विषमांगी कहेंगे। तो इसमें भूकंप से लेकर के भूगोल का कोई संबंध नहीं है विषमांगी का, इसलिए ऑप्शन कैसा होगा, गलत होगा। यानी बी ऑप्शन आपका लगा के आना था। जिन लोगों ने लगाया अच्छी बात है, नहीं लगाया तो बहुत बुरी बात है। चलिए आगे देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्य के अधिकतम से न्यूनतम साक्षरता अनुसार सही क्रम को इंगित करिए। वो कौन सा क्रम है, कौन से राज्य हैं जिसमें सर्वाधिक साक्षरता है, लिटरेसी रेट है, और सबसे कम लिटरेसी रेट के बारे में बताना है हमें। तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला आएगा और सबसे बाद में कम वाला लिटरेसी रेट आएगा। तो हमें बढ़ते से घटते की ओर आना है। तो चलो हम सही ऑप्शन पे सीधे विचार करते हैं, बाकी ऑप्शनों पे विचार नहीं करेंगे। यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर डी है, क्योंकि केरल जो है वो सर्वाधिक लिटरेसी राज्य है। और केरल की जो साक्षरता है भाई साहब, वो आपको ध्यान रखना है 91.9%। 91.9% केरल की साक्षरता है। कितनी? 91.9%। 91.9% केरल की साक्षरता है। इसके बाद है मिजोरम। तो मिजोरम की साक्षरता भी लगभग इतनी है, यहाँ पर 90% लोग साक्षर हैं मिजोरम की। फिर गोवा की बात हो जाती है तो गोवा में 83% लोग साक्षर हैं गोवा में। इसके बाद में त्रिपुरा। तो त्रिपुरा की साक्षर है 80%। 80.2 कुछ आता है, तो 80% जो है वो त्रिपुरा की साक्षरता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होता? ऑप्शन डी, गोवा, केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा। यहाँ पर लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है। 90 के ऊपर तो सिर्फ दो ही हैं, केरल और मिजोरम। इसके बाद गोवा और त्रिपुरा 80 के ऊपर है, यानी त्रिपुरा का 80.2 है और गोवा का है 83। तो ये आपको ध्यान रखना था, वो बहुत ज़रूरी था। जिन लोगों ने लिखा वो अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं लिखा वो गलत बात है। चलो आगे पढ़ते हैं। 29वां नंबर। 29वां नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडलीय परत जलवायु और मौसम में सभी परिवर्तनों के लिए जानी जाती है। यानी वायुमंडल की वो कौन सी परत है जिसमें सभी प्रकार के परिवर्तन होते हैं, सीधा सा ये कहा गया है। तो जो क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना था। वायुमंडल की परतें हैं, आपने परतें पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मेरे पुरानी वीडियो निकाल के देख लीजिए, उसमें मैंने परतें पढ़ाई हुई है वायुमंडल की, तो उसमें आपको समझ में जाएगा। वीडियो लंबा नहीं करना, इसलिए मैं यह नहीं बता रहा हूँ। तो क्षोभ मंडल में सबसे ज़्यादा परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 30